बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोगों ने इससे पहले जो टॉपिक्स थे उसमें फोर्स को स्टडी किया है, फोर्स की टाइप्स को स्टडी किया है, फंडामेंटल फोर्सेस को स्टडी किया है। सो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फोर्स डायग्राम्स। अब अगर हम लोगों ने किसी भी जो भी ऑब्जेक्ट है जिस पर फोर्स अप्लाई हो रही है या वो ऑब्जेक्ट फोर्स अप्लाई कर रहा है, हम लोगों ने जब भी एक सिस्टमेटिक स्टडी करनी है इस चीज़ की, तो उसको प्रॉपर हम लोगों ने एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन उसकी बनाते हैं और फिर उसको स्टडी करते हैं। जैसे आजकल के दौर में भी हम लोगों ने कुछ भी साइंस में स्टडी करना है, रिसर्च करनी है, तो उसके प्रॉपर मॉडल्स बनाए जाते हैं। इस तरह आप अगर फोर्स को भी स्टडी करना है तो उसके अब दो मेथड्स हैं। फर्स्ट ये है कि हम लोगों ने जब डायग्राम्स बनानी है, उनकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन करनी है, तो उसकी आगे से दो टाइप्स आ जाती हैं। एक है सिस्टम डायग्राम्स और सेकंड है हमारे पास फ्री बॉडी डायग्राम्स। अच्छा, अब सिस्टम डायग्राम्स में क्या होता है कि लेट्स सपोज, जैसे यहाँ पे मैं आप एक एग्जांपल ले रहे हैं कि हमारे पास एक ये जो एथलीट है, जो भी फुटबॉल प्लेयर है, इन्होंने जो है वो फुटबॉल को हिट किया। अब हमें पूरा एक इसका शो हो रहा है सिस्टम, सब ऑब्जेक्ट जिस पे फोर्स अप्लाई हो रही है, वो भी उसके इर्द गिर्द क्या सिनेरियो है, किस तरह से फोर्स अप्लाई हो रही है। हम उस ऑब्जेक्ट को प्रॉपर उस पूरे सिनेरियो को देखते हैं, ठीक है, और हम उससे समझने की कोशिश करते हैं कि ओके, इसने यहाँ से इसको बॉल को हिट किया है, देन ये बॉल आगे गया है ये चीज़ समझ आ रही होती है। और फ्री बॉडी डायग्राम में क्या होता है कि हमें जस्ट जो ऑब्जेक्ट है, हम पूरे उसके एज अ होल स्ट्रक्चर पे हम लोग डिपेंड नहीं करते, बल्कि जस्ट उस ऑब्जेक्ट को उठा लेते हैं जिस पर फोर्स अप्लाई होती है, जस्ट उस एक ऑब्जेक्ट को, और उस एक ऑब्जेक्ट पे कौन सी फोर्स अप्लाई हो रही है, क्या क्या उस पर, तो हम लोग उसको जस्ट रिप्रेजेंट कर देते हैं। लाइक यहाँ से अगर हम लिख देंगे कि अच्छा, इस ऑब्जेक्ट पे हमारे पास नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रही है, ठीक है, जो इस ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ खींच रही है। लेट्स सपोज किसी ने इसको ऊपर वाली साइड पे हिट किया है, तो ये जो हमारे पास फोर्स होगी, लेट्स सपोज अप्लाइड फोर्स इस पे अप्लाई हो रही है। तो इसमें क्या होगा कि हमें पूरा सिनेरियो नहीं बताया जाएगा, दिखाया जाएगा कि बॉल को कहाँ से हिट हुई है, किसने की है, इर्द गिर्द का क्या सिनेरियो। जस्ट हम लोग उस ऑब्जेक्ट पे फोकस करेंगे और उसकी फोर्स और उसको हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर फोर्स और मोशन को स्टडी करना है तो हम लोग इस किस्म की ये फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाते हैं, जिसमें ये फोर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है प्रॉपर एक वेक्टर से, और इसकी जो एरोज़ वगैरह लगाए जाते हैं, और प्रॉपर उनके जो मैग्नीट्यूड होते हैं उनकी लेंथ के अकॉर्डिंग जो है वो एरोज़ लगाए जाते हैं, और उसे बताया जाता है कि यहाँ पे ये फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं। ओके, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ नेट फोर्स। सो नेट फोर्स को हम लोग FN से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये वो फोर्स होती है कि लेट्स सपोज अगर एक ऑब्जेक्ट पर एक से ज़्यादा फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं, तो उन सारी फोर्सेस का एज अ होल, उन सब का कंबाइन इफेक्ट उस ऑब्जेक्ट पर क्या हो रहा है, उसे हम लोग बोलते हैं कि उस कंबाइन इफेक्ट को, कि वो हमारे पास नेट फोर्स है। लेट्स सपोज कि अगर इफ़ आई एम स्टैंडिंग एट समवेयर, मुझे कोई बंदा सामने से नीचे गिराने के लिए पुश करता है, ठीक है, कि मैं नीचे गिर जाऊँ, धक्का देता है मुझे, और साथ भी बंदा साइड पर भी है जो मुझे दूसरी साइड पर करना चाहता है, लाइक मेरी राइट साइड पर खड़ा हुआ है तो मुझे लेफ़्ट साइड पर पुश करना चाहता है। अब वो दोनों एट अ टाइम अगर फोर्सेस अप्लाई करेंगे, तो मैं एट द सेम टाइम कंबाइन इफेक्ट उन दोनों फोर्सेस का क्या होगा कि मैं नीचे भी गिरूंगी, पीछे वाली साइड पे भी जाऊंगी, और साथ साथ अपने लेफ़्ट साइड पर भी जाऊंगी, ठीक हो गया। यानी कि दोनों फोर्सेस अपना कंबाइन इफेक्ट देंगी। F1 फोर्स आप कंसिडर कर लें कि जो मुझे सामने मेरे बंदा है, मुझे पुश कर रहा है नीचे गिराने के लिए, प्लस F2 जो बंदा मेरी राइट साइड पे खड़ा हुआ है और मुझे लेफ़्ट साइड पे पुश कर रहा है, तो मैं साथ ही क्या करूँगी, नीचे भी गिरूँगी और लेफ़्ट साइड पे भी होंगी कुछ, ठीक है। तो ये दोनों फोर्सेस का हमारे पास कंबाइन इफेक्ट होगा। तो ये कंबाइन इफेक्ट किस तरह से आता है, अगर हम जितनी भी फोर्सेस उस ऑब्जेक्ट पे अप्लाई हो रही हैं उनको आपस में ऐड कर दें, तो हमारे पास उनका कंबाइन इफेक्ट आता है। यानी कि अगर हम लोगों ने यहाँ पर FN निकालनी हो, तो FN होगा हमारे पास, अगर दो फोर्सेज हैं तो F1 + F2, अगर उससे ज़्यादा है तो प्लस F3। तो इसका फार्मूला ये भी हो सकता है कि जितनी भी फोर्सेज हैं FN = F1 + F2 + अप टू सो ऑन FN, यानी कि n नंबर ऑफ़ फोर्सेज, जितनी भी नंबर ऑफ़ फोर्सेज हैं उन सब का अगर हम लोग सम करें तो वो हमारे पास नेट फोर्स के बराबर आती है। अब यहाँ पे जैसे ये एग्जांपल है टग ऑफ वॉर की, कि यहाँ भी दो बच्चे हैं, इधर भी दो बच्चे हैं, ठीक है, इस रोप को अपनी तरफ दोनों खींच रहे हैं, ये इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इसको हम लोग F1 कह देते हैं, इसको हम लोग F2 कह देते हैं, और इस फोर्स की डायरेक्शन बिल्कुल ऑपोजिट है, ठीक है। तो जब भी डायरेक्शन ऑपोजिट होती है तो हम लोग साइन उसका चेंज करते हैं, ठीक है। अभी अगर ये हमारे पास 2 न्यूटन फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा है, और अगर ये 2 न्यूटन इसमें अप्लाई कर रहा है, तो इधर हम लोग कह देते हैं कि ये +2 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहा है,
और ये हम लोग कह देते हैं कि -2 न्यूटन। अगर हम लोग सपोज करते हैं कि दोनों बराबर फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं, अगर ये ज़्यादा अप्लाई कर रहा है यानी कि 3 न्यूटन अप्लाई कर रहा है तो ऑब्वियसली बात है फिर ये जीत जाएगा, रोप इसकी साइड पे चली जाएगी। लेकिन अगर ये दोनों बराबर फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं, ये भी 2 न्यूटन और ये भी 2 न्यूटन, तो फिर क्या होगा, ऐसी सिचुएशन में दोनों फोर्सेस एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगी, ठीक है, क्योंकि ये 2 न्यूटन इस साइड पे अप्लाई करेगा लेकिन ये भी 2 न्यूटन इस साइड पे अप्लाई करेगा, तो दोनों में से कोई भी नहीं जीत पाएगा ना। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि अब जब दोनों फोर्सेस हम सम करेंगे F1 + F2, तो ये हमारे पास 2 न्यूटन है और उसके साथ तो माइनस का सिंबल है क्योंकि सेम फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है, तो ज़ीरो आ जाएगा। तो जब भी हमारे पास नेट फोर्स हमारे पास ज़ीरो आती है तो हमारे पास ऑब्जेक्ट स्टेबल होता है, यानी कि अगर एक ऑब्जेक्ट पे एक से ज़्यादा 3 है, 4 है, 5 फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं लेकिन उन सब का सम ज़ीरो आ रहा है, यानी कि नेट जो उसका सम है वो ज़ीरो आ रहा है, तो उसमें क्या होगा कि वो ऑब्जेक्ट स्टेबल होगा। इसी तरह से अगर यहाँ पर हम लोग ये सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास 3 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो 2 तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे, लेकिन 1 न्यूटन ये उनसे ज़्यादा हो जाएगी, तो ये अब अपनी तरफ इस रोप को खींच लेगी, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट स्टेबल नहीं रहेगा, उस तरफ चला जाएगा। ये सेम अगर ये इसकी 2 न्यूटन है, ये 3 न्यूटन हो जाती है, तो 2 इफेक्ट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और इसके पास 1 न्यूटन ज़्यादा हो जाएगी और ये जीत जाएगा, ठीक है। तो जब भी नेट फोर्स हमारे पास ज़ीरो होती है तो तब हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है जिस पर फोर्स अप्लाई हो रही होती है वो हमारे पास क्या होता है, बैलेंस होता है, ठीक है, क्योंकि सारी फोर्सेस एक दूसरे के इफेक्ट को, कंबाइन इफेक्ट को कैंसिल कर देंगी और ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन पर ही रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक है फ्री बॉडी डायग्राम्स एंड रिजल्टेंट नेट फोर्सेस। अब हम लोगों ने फ्री बॉडी डायग्राम्स को क्या पढ़ा था कि हम लोग जस्ट उस ऑब्जेक्ट को जिस पे फोर्स अप्लाई हो रही है उसको ड्रॉ करते हैं और उसके साथ एरोज लगा के जो भी फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं उनको हम लोग एरो से रिप्रेजेंट कर देते हैं। जैसे लेट सपोज ये मैं रिप्रेजेंट कर देती हूँ इसको कि मेरे पास 4 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रही है, ये एक F1 का नाम इसको दे देती हूँ, एक फोर्स है, और दूसरी फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है, इसको F2 का नाम दे देती हूँ, और ये भी लेट सपोज 4 न्यूटन अप्लाई हो रही है। तो उसके साथ दूसरा उन्होंने दिया हुआ है टॉपिक के रिजल्टेंट नेट फोर्सेस। अब हम लोगों ने वेक्टर्स को पढ़ा था कि वेक्टर्स में हम लोग जो भी हमारे पास क्वांटिटीज़ होती हैं, जो वेक्टर होती हैं जिनमें हमें डायरेक्शन भी मस्ट होती है मैग्नीट्यूड के साथ साथ, उनको हम लोग समटाइम्स जैसे एरोस से रिप्रेजेंट करते हैं ना, उनका मैग्नीट्यूड ड्रॉ करना होता है तो इस तरह एरोस से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर वो जो भी चीज़ है लाइक फोर्स अगर एक वेक्टर क्वांटिटी है या कोई भी और क्वांटिटी है तो उसके ऊपर भी हम लोग इस तरह एरो हेड डाल देते हैं, तो हमें ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि ये हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट है, फ्री बॉडी डायग्राम है, इस पर भी हम लोग सेम एरोज अप्लाई करके लिख रहे हैं, इसको एनालाइज कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे पास जो जो फोर्स है वो एक वेक्टर क्वांटिटी भी है, ठीक है। तो अगर फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है इसका मतलब है कि जिस तरह वेक्टर्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह एरो हेड से इनकी फोर्सेस को ऐड कर लेते हैं, इनके एरोज ड्रॉ करते हैं, तो इसी तरह से हम लोग यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम्स में भी हम लोग इस तरह इसको वेक्टर्स की फॉर्म में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब वेक्टर्स में क्या होता है कि जो भी हमारे पास 2 से 3 वेक्टर्स होते हैं उनको हम लोग अगर ऐड करते हैं तो उनका जो एडिंग के बाद रिज़ल्ट आता है वो होता है रिजल्टेंट, उसको हम लोग फोर्स बोलते हैं। और सेम फोर्सेस में भी अगर हम लोग देखें तो जो हमारे पास फोर्सेस का सम होता है उनको हम लोग क्या बोल देते हैं, नेट फोर्स। तो यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स और नेट फोर्स हमारे पास दोनों सेम टर्म्स के लिए यूज़ होंगी, क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स भी वही होता है जो वेक्टर्स को सम करके आता है, इसका वही अफेक्ट होता है जो वेक्टर्स को सम करें तो उन सब का कंबाइन इफेक्ट होता है, उसको हम लोग रिजल्टेंट फोर्स बोल देते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से हम लोग जो है वो फोर्सेस का भी अगर हम लोग सम करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, नेट फोर्स बोल देते हैं। तो नेट फोर्स और रिजल्टेंट फोर्स दोनों आपस में क्या हैं, सेम और चीज़ें हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोगों ने ये चीज़ ड्रॉ कर दी है, तो अगर कि हमारे पास यहाँ पे F1 एक फोर्स अप्लाई हो रही है 4 न्यूटन, F2 एक फोर्स अप्लाई हो रही है वो भी 4 न्यूटन है, लेकिन क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में तो इसके साथ हम लोग माइनस कर देंगे, तो इसका मतलब है कि टोटल इस पर जो फोर्स अप्लाई हो रही होगी वो क्या हो रही होगी, हमारे पास 0 न्यूटन अप्लाई हो रही होगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारे पास यहाँ पे स्टेबल है, दोनों फोर्सेस ने एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर दी है। लेकिन यही अगर हम लोग इसको इस तरह से ले लें कि यहाँ पे हमारे पास F1 जो है वो है हमारे पास 4 न्यूटन और F2 जो है वो इस डायरेक्शन में ही अप्लाई हो रही है और वो है हमारे पास 2 न्यूटन, इसको कर लें, इसको 4 न्यूटन, तो ये हमारे पास माइनस हो जाएगी ऑपोजिट। तो इस पर टोटल हमारे पास F1 + F2 जब हम लोग करेंगे विच इज़ इक्वल टू नेट फोर्स, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी,
2 न्यूटन में से जब 4 न्यूटन में से 2 न्यूटन माइनस करेंगे तो टोटल 2 न्यूटन आ जाएगी। और ये हमारे पास इस साइड पे देखें फोर्स ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट हमारे पास जो है वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा, इस डायरेक्शन में फॉरवर्ड मूव करेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो नेट फोर्स होगी वो हमारे पास कितनी होगी, 2 न्यूटन। यही अगर हम लोग ऑब्जेक्ट्स को सेम डायरेक्शन में भी हम लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं कि ये तो अनपैरेलल है ना, अनलाइक फोर्सेज है, ठीक है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। लेकिन अगर हम लोग इसको ले लेते हैं, लेट्स सपोज के दोनों हमारे पास सेम डायरेक्शन में है, लाइक ये जो दूसरी फोर्स है ये भी इसके पैरेलल है, ठीक है। जब इस F2 जो कि हमारे पास है 4 न्यूटन, तो फिर हम लोग ये आपस में कैंसिल नहीं होंगी, क्योंकि अब हमारे पास साइन चेंज हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि ये लाइक फोर्सेज हैं, एक जैसी हैं, ठीक है, पैरेलल नहीं है। तो जब लाइक फोर्सेज होंगी तो हम इनके साइन चेंज नहीं करेंगे, दोनों एक ही डायरेक्शन में, डायरेक्शन अपोजिट हो तो साइन चेंज होता है। 4 न्यूटन प्लस 4 न्यूटन 8 न्यूटन। तो ये हम लोग इसको वेक्टर फॉर्म में भी इस तरह से रिप्रेजेंट साथ कर सकते हैं। दोनों मिला के हमारे पास यहाँ पे एक बड़ी फोर्स एक इस तरह से आ जाएगी कि ये 8 न्यूटन आ गया, ठीक हो गया। यहाँ पे आप लोगों को इस चीज़ का ऑल्सो कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा कि वेक्टर्स में भी हम लोग इसी तरीके से वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड उसके अकॉर्डिंग ड्रॉ करते हैं कि ये 2 न्यूटन का एक वेक्टर ड्रॉ कर दिया है, प्लस हम लोगों ने अगर इसके आगे एक और वेक्टर ड्रॉ कर दिया सेम डायरेक्शन में 2 न्यूटन, तो वो 4 न्यूटन में आ जाएगा। अगर ये यहाँ पे इसको अपोजिट डायरेक्शन में ड्रॉ कर दें 2 न्यूटन, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, -0 न्यूटन आ जाएगी, क्योंकि साइन चेंज हो जाएगा, ठीक हो गया। तो इस तरीके से ये दोनों मैच करते हैं। और अगर हमारे पास अभी तो ये सेम एंगल पे पैरेलल फोर्सेज हैं और नॉन पैरेलल जो होती हैं, लेकिन अगर हमारे पास कोई ऐसे वेक्टर्स आ जाते हैं जिनमें कुछ सर्टेन एंगल्स आ जाते हैं, जैसे एक इस तरह का वेक्टर है 2 न्यूटन और दूसरा इस तरह का है, फोर्सेस बिल्कुल डिफरेंट डायरेक्शंस में एक इस तरह का है, तो फिर हम लोग जो वेक्टर्स का एक और एडिशन मेथड होता है हेड टू टेल रूल, वो हम लोग कार्टेशियन प्लेन पर ड्रॉ करते हैं और उसमें भी हम लोग इसको रिजल्टेंट फोर्स या नेट फोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं।